गंगा खूबसूरत थी न बदसूरत, बस मामूली सी लड़की थी। सांवली रंगत, साफ सुथरे हाथ पांव, मिजाज की ठंडी मगर घरेलू, खाने पकाने में होशियार, सीने पिरोने में ताक, पढ़ने लिखने की शौकीन, मगर न खूबसूरत थी न अमीर न चंचल, दिल को लुभाने वाली कोई बात इसमें न थी। बस वो तो एक बेहद शर्मीली सी और खामोश तबीयत वाली लड़की थी। बचपन ही से अकेली खेला करती, मिट्टी की गुड़ियां बनाती और उनसे बातें करती। उन्हें तिनकों की रसोई में बिठा देती और खुद अपने हाथ से खेला करती। जब कोई दूसरी लड़की उसके करीब आती तो गुड़ियों से बातें करते करते चुप हो जाती। जब कोई शरारती बच्चा उसका घरौंदा बिगाड़ देता तो खामोशी से रोने लगती। रोकर खुद ही चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दूसरा घरौंदा बनाने लगती। कॉलेज में भी उसकी सहेलियां और दोस्त बहुत कम थे। वो शर्मीली तबीयत अभी तक उसके साथ चल रही थी, जैसे उसके माँ बाप की गरीबी ने बढ़ावा दे दिया हो। उसका बाप भगवान दास सदर बाजार की एक दुकान पर 30 साल से सेल्समैन चला आ रहा था। उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो अपनी बेटी को कॉलेज की तालीम दे सके। उस पर भी जो उसने अपनी बेटी को कॉलेज में भेजा था, महज इस ख्याल से कि शायद इस तरीके से उसकी लड़की को कोई अच्छा पति मिल जाएगा। कभी कभी उसके दिल में ये ख्याल भी आता था, कॉलेज का कोई अच्छा लड़का ही उस पर आशिक हो जाए। मगर जब वो गंगा की सूरत देखता, झुकी हुई गर्दन, सिकुड़ा हुआ सीना, खामोश निगाहें और उसकी कमगोई का अंदाजा करता तो एक आह भरकर चुप हो जाता और अपना हुक्का गुड़गुड़ाने लगता। गंगा के लिए तो कोई बर घेर घार कर ही लाना होगा। मगर मुसीबत यह है कि इस तरह के बर बड़ा जहेज मांगते थे और उसकी हैसियत ऐसी न थी कि वो बड़ा तो क्या छोटा सा भी जहेज दे सके। जहन के बहाव में बहते बहते उसने ये भी सोचा कि आजकल मोहब्बत की शादी बड़ी सस्ती रहती है। अब मालिक श्याम की बेटी कमला को ही देखो, बाप होम मिनिस्ट्री में चपरासी है मगर बेटी ने एक लखपति ठेकेदार से शादी कर ली है जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। बाप क्वार्टरों में रहता है मगर लड़की एयर कंडीशन मोटर कार में बैठकर अपने मैके वालों से मिलने आती है। हाँ, मगर कमला तो बहुत खूबसूरत है और हमारी गंगा तो बस ऐसी है जैसे उसकी माँ। उसके लिए तो किसी बर को घेरना ही पड़ेगा जिस तरह गंगा की माँ और उसके रिश्ते वालों ने मुझे घेरा था। 2-3 जगह गंगा की माँ ने बात चलाई थी मगर वो बात आगे न बढ़ सकी। मगर एक बार तो उसने बंद इतना मजबूत बांधा कि लड़का खुद घर चलकर गंगा को देखने आ गया। मगर गंगा उसे पसंद न आई। लड़का खुद भी कौन सा अच्छा था, मुआ चेचक मारा ठहींगना सा उस पर हकलाता था, जामुन का सा रंग, मगर गोरी लड़की चाहता था और जहेज में एक मोटरसाइकिल मांगता था। यहाँ गंगा का बाप एक साइकिल तक न दे सकता था, इसलिए मुआमला आगे चलता भी तो कैसे चलता। मगर ये गंगा के बाप को मालूम न था कि उस बदसूरत थिंगने के इनकार पर खुद गंगा कितनी खुश हुई थी। वो और उसके भी 2 बरसों में जो 2 लड़के उसे देखने आए वो इनकार करके चले गए। उन सब की गंगा किस कदर दिल ही दिल में शुक्रगुजार थी। वो ऊपर से जितनी ठंडी थी, अंदर से उतनी ही लावा थी। ये कोई नहीं जानता था कि गंगा इच्छाओं की उड़ान कितनी ऊंची और बड़ी है। अपनी तंगो तारीख सी दुनिया से बाहर निकलकर उसकी कल्पना कैसी कैसी सुंदर जगहों पर उसे ले जाती थी। इस बात को न तो उसका बाप भगवान दास जानता था न उसकी माँ जानती थी कि गंगा कितनी अजीब लड़की है। वो बाहर से मामूली रंग रूप की लड़की थी मगर उसने अपने दिल के अंदर एक चमकती हुई जिंदगी छुपा रखी थी। जिस तरह लाल गुदड़ी में छुपा रहता है, और ये तो हमारी रिवायत है क्योंकि अपने मैले कुचले बनिए को देखकर कभी ये एहसास नहीं होता कि उस आदमी के पास इतना सोना होगा। इसीलिए तो वो शर्मीली थी। वो अपना भेद किसी को क्यों बताए, शायद लोग उस पर हंसेंगे और जो कुछ वो सोचती थी वो सब कितना अजीब होता था। ये कॉलेज की सुंदर सजीली लड़कियां अगर उसके हुस्न की मोहिनी देख लें तो धक से रह जाएं और ये लंबी लंबी कारों वाले देवताओं की तरह इतलाते हुए नौजवान अगर उसके दिल की रॉकेट जहाज देख लें तो क्या हैरत में न खो जाएं। वो मेरी तरफ देखते भी नहीं और ठीक भी है। घर की धुली हुई शलवार और सलवटों वाली स्याह कमीज पहनने वाली ऐसी लड़की को वो भला क्यों देखेंगे। तो मैं भी उन्हें क्यों बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। तूने कैसी लड़की जनी है। भगवान दास कभी कभी गंगा की माँ को सताने लगता। हर वक्त चुप रहती है, हर वक्त निगाह नीची रखती है, हर वक्त काम में जुटी रहती है। उसके मुंह पर कभी हंसी नहीं देखी। अब शर्मा साहिब की लड़कियों को देखो, हर वक्त फूलों की तरह महकती रहती हैं, हर वक्त घर को गुलजार बनाए रखती हैं। और एक गंगा। भगवान दास अखबार पटक कर चुप हो जाता। गंगा की माँ 12 आने सेर वाला भात और चने की पतली दाल उसके सामने रखती हुई कहती, उन बच्चियों की बात मत करो। उन बच्चियों का बाप सुपरिटेंडेंट है, 400 रुपये घर लाता है। मेरी बच्ची के पास सिर्फ 2 कमीज हैं और शर्मा साहिब की लड़कियां ही दिन में 2 सूट बदलती हैं। कभी ये भी सोचा है। भगवान दास दांत पीस कर चुप हो जाता। उसके दिल में बहुत से सवाल उभरते। ये चावल इतने मोटे क्यों हैं? ये दाल इतनी पतली क्यों है? इसकी बीवी हर वक्त नूची खसोटी सी क्यों नजर आती है? उसकी बच्ची हर वक्त चुप क्यों रहती है? लोग जहेज में मोटरसाइकिल मांगते हैं। बहुत से सवाल पतली दाल के चनों की तरह उसके दिमाग में फुदकने लगते। मगर जब उन सवालों का कोई जवाब न मिले तो उन्हें पतली दाल की तरह ही पी जाना चाहिए। MSc
पास करा के भगवान दास ने गंगा को कॉलेज से उठा लिया। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने साथी नेत्राम से कहा, जो एक मर्चेंट के यहाँ नौकर था। वो बड़ी आसानी से ये भी कह सकता था कि कॉलेज में पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं, मगर हैसियत का लफ्ज कितना साफ और खुला हुआ है, जैसे किसी ने सर पर 7 जूते मार दिए हों। और अफोर्ड में कितनी गुंजाइश है। वैसे अपनी जबान में कभी कभी विदेशी और अजनबी अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेने से कितनी पर्दपोशी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे जैसे घर में कोई अजनबी आ जाए तो घर के लड़ाई झगड़े पर उसी वक्त पर्दा पड़ जाता है। तुम्हारी रोशनी तो अभी कॉलेज में पढ़ती है ना? उसने नेत्राम से पूछा। हाँ, नेत्राम मन की खुशी से चहकते हुए बोला। अगली सर्दियों में उसकी शादी होने वाली है। लड़का ढूंढ लिया? भगवान दास ने मरी हुई आवाज में पूछा। हाँ, नेत्राम कोयल की तरह कूकते हुए बोला। उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। कॉलेज में लड़का बड़ा अमीर है। जब नेत्राम चला गया तो भगवान दास ने बुरा सा मुंह बनाया और नेत्राम की पतली आवाज की नकल करते हुए बोला, उसने खुद ही अपना बर पसंद कर लिया। चह। फिर वो जोर से फर्श पर थूकते हुए बोला, हरामजादा। 2 साल गुजर गए। गंगा अब दरियागंज रोड की एक फर्म में अकाउंटेंट थी। वो पहले से ज्यादा खामोश, बावकार और मेहनती हो गई थी। घर की हालत भी अच्छी हो गई, क्योंकि गंगा घर में 100 रुपये लाती थी। दफ्तर के काम से फारिग होकर वो स्टेनो का काम सीखने जाती थी। MA करने का इरादा भी रखती थी। घर की हालत जरा बेहतर होने पर भगवान दास और उसकी पत्नी ने गंगा के बर के लिए ज्यादा एतमाद से कोशिश शुरू कर दी थी। वो गंगा की तनख्वाह में बहुत कम खर्च करते थे और मोटरसाइकिल के लिए पैसे जमा कर रहे थे। बहुत दिनों के बाद भगवान दास एक लड़के के पेरेंट्स को मोटरसाइकिल का लालच देकर घेरने में कामयाब हुआ। मंगनी की रकम, ब्याह का जहेज, जहेज की नकदी, जहेज का सोना, सारी ही जरूरी बातें तय हो गई तो सूरज, जो लड़के का नाम था और वाकई शक्ल ओ सूरत में सूरज ही की तरह उजला और खूबसूरत था, अपनी होने वाली बीवी को देखने आया। सूरज ने गहरे ब्राउन रंग का सूट पहना हुआ था। उसकी सुनहरी रंगत पर उसके स्याह घुंघरियाए बाल बेहद खूबसूरत मालूम होते थे। उसकी कमीज से कफ के बाहर उसके हाथ बड़े मजबूत और खूबसूरत लगते थे। और जब वो सजी सजाई गंगा की तरफ देखकर मुस्कुराया तो अंदर ही अंदर उस मासूम लड़की का दिल पिघल गया और चाय की प्याली उसके हाथों में बजने लगी और बड़ी मुश्किल से वो चाय की प्याली सूरज को पेश कर सकी। सूरज चाय पीकर और शुक्रिया अदा करके बड़ी सआदतमंदी से रुखसत हो गया अपनी बहनों के साथ। दूसरे दिन उसकी बहनों ने कहला भेजा, लड़की पसंद नहीं। इस रात गंगा न सो सकी। रात भर उसकी आंखों में सूरज का खूबसूरत चेहरा और उसका बावकार जिस्म डोलता रहा था और रात भर सूरज के हाथों का खफीफ सा लम्स उसकी रूह को गुदगुदाता रहा। लड़की पसंद नहीं? ओह! गंगा की माँ गुस्से से साग को कड़ाही में भूनते हुए बोली, और खुद तो बड़ा यूसुफ है, अपनी रंगत पर बड़ा इतराता है, मगर अपनी पकौड़ा ऐसी नाक नहीं देखता और अपने हबशियों ऐसे घुंघरियाए बाल नहीं देखता। अपनी बहनों को नहीं देखता। एक तो भेंगी थी, सफा भेंगी, दूसरी पाउडर सुर्खी की मारी, सूरत की चूहिया लगती थी, तीसरी के बाल देखे थे तुमने, जैसे बनिए की बोई के फोसड़े। ओह! लड़की पसंद नहीं। ये कहकर उसने इतने जोर से कड़ाही में करछी चलाई जैसे वो साग के बजाय उस लड़के को भून रही हो। गंगा ने महसूस किया कि उसके घर वालों, बल्कि घर के बाहर मोहल्ले वालों और शायद दफ्तर वालों का भी ख्याल था कि गंगा कुछ महसूस ही नहीं करती, बल्कि दफ्तर के काम के लिए निहायत मुनासिब लड़की है। न किसी से इश्क करे, न किसी को इश्क की तरगीब दे। दिन ब दिन उसकी आंखें मैली, होंठ सिकुड़े हुए और चेहरा धुआं धुआं होता जा रहा था। उसकी सूरत ऐसी ठंडी और ठस निकल आई थी कि उसे देखकर किसी बर्फ खाने का इम्कान होने लगा था। क्लर्क आपस में चेमीगोइयां करते हुए कहते, जो आदमी गंगा से शादी करेगा उसे पहाड़ पर जाने की जरूरत न होगी, इसलिए कि सूरज के इनकार करने पर गंगा के दिल पर क्या बीती ये तो किसी को मालूम न हो सका। पहली बार उसने जिंदगी में किसी को दिल दिया था और ये किसी को मालूम न था। होता भी कैसे और कहती भी क्या किसी से, कि जिसे मैंने चाहा वो मुझे देखने आया था और न पसंद करके चला गया। लोग तो इश्क में रोते हैं, वो बेचारी कुछ कह भी न सकती थी। उस दिन उसने दफ्तर में ओवरटाइम किया और जब अंधेरा खासा बढ़ गया तो वो दफ्तर से बाहर निकली और भूरे रंग का पस झुलाती हुई सामने पार्क में चली गई और एक बेंच पर तन्हा बैठ गई। चंद पेड़ थे, चंद बेंचें थीं, चंद कते थे घास के, उनके चारों तरफ ट्रैफिक का शोर था, मगर आज यहाँ निस्बतन खामोशी थी। गंगा हर रोज यहाँ आती थी और आध पौन घंटा अकेले बैठकर ताज़ा दम होती थी। थोड़े अरसे के लिए अपने ख्यालों की लहरों पर दूर तक तैरती हुई निकल जाती। उसे तन्हाई से डर न लगता था, तन्हाई उसका सहारा थी। अंधेरे से उसे डर न लगता था, बल्कि अंधेरा उसका दोस्त था। गुंडों से उसे डर न लगता था, जाने उसकी शख्सियत में कौन सी ऐसी बात थी कि गुंडे भी उसे दूर ही से सूंघ कर चल देते थे, कतरा कर निकल जाते थे। आज अंधेरा था और पेड़ के नीचे गहरी खामोशी। पत्थर का बेंच भी खूब ठंडा था। चंद मिनट तक गंगा खामोशी से उस बेंच पर बैठी रही, मगर जब उसकी थकान न गई तो वो उठकर पेड़ के नीचे चली गई और तने से टेक लगाकर बैठ गई और आंखें बंद कर लीं। यकायक किसी ने उससे कहा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो अकेली?
गंगा ने आंखें खोली। सामने सूरज मुस्कुरा रहा था, वही खूबसूरत ब्राउन सूट पहने, वही सफेद दांतों वाली जगमगाती हुई मुस्कुराहट। उसके हाथ उतने ही खूबसूरत थे। गंगा के हल्क में कोई चीज आके रुकने लगी। वो बोल न सकी। सूरज उसके करीब आके बैठ गया, इतना करीब कि उसकी पतलून उसकी साड़ी से मज़ हो रही थी। उसने आहिस्ते से पूछा, तुम्हें मेरे इनकार पर गुस्सा आ रहा है ना? गंगा ने आहिस्ते से सर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत बुरा लग रहा है ना? गंगा ने फिर हाँ के अंदाज में आहिस्ते से सर हिला दिया और आंसू छलककर उसके गालों पर आ गए और वो रोने लगी। सूरज ने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मगर इसमें रोने की क्या बात है? हर इंसान को अपनी पसंद या नापसंद का हक है। बताओ हक है कि नहीं? मगर तुमने क्या देखा था मेरा, जो तुमने मुझे नापसंद कर दिया? क्या तुमने मेरे हाथ का फुल्का खाया था? मेरा मटर पुलाव चखा था? क्या तुमने मेरे दिल का दर्द देखा था? और वो बच्चा जो तुम्हें देखते ही मेरी कोख में हुमक कर आ गया था? तुमने मेरे चेहरे का सिर्फ स्पॉटपन देखा, मेरे बच्चे का हुस्न क्यों नहीं देखा? तुमने वो बात क्यों नहीं देखी जो जिंदगी भर तुम्हारे पांव धोते? और वो बटन जो मैं तुम्हारी कमीज पर कहरने वाली थी? तुम मेरे जिस्म की रंगत से डर गए। तुमने उस स्वेटर का उजला रंग न देखा जो मैं तुम्हारे लिए बुनना चाहती थी। सूरज, तुमने मेरी हंसी नहीं सुनी, मेरे आंसू नहीं देखे, मेरी उंगलियों के लम्स को अपने खूबसूरत बालों में महसूस नहीं किया, मेरे कवारे जिस्म को अपने हाथों में लचते हुए नहीं देखा, तो फिर तुमने किस तरह मुझे नापसंद कर दिया था? अरे, इतनी लंबी तकरीर वो कैसे कर गई? इतना सब कुछ वो कैसे कह गई? बस उसे इतना मालूम था कि वो रो रही थी और कहती जा रही थी और उसका सर सूरज के कंधे पर था और सूरज अपनी गलती पर शर्मिंदा उसके कंधों को हौले हौले थपक रहा था। उस दिन वो बहुत देर से घर पहुंची और जब उसकी माँ ने उससे पूछा तो उसने कमाल ए लापरवाही से कह दिया, दफ्तर में देर हो गई। फिर पस को जोर से झल्लाकर पलंग पर फेंक दिया और इस एतमाद से खाना मांगने लगी कि उसकी माँ चौंक गई। उसका बाप चौंक गया। आज गंगा की रोई हुई आंखों की तह में खुशी की एक हल्की से लकीर थी, जैसे गहरे बादलों में कभी कभी बिजली कौंध जाती है। माँ ने अपने होंठ चबाकर चालाक निगाहों से अपने पति की तरफ इस तरह देखा जैसे उसने बेटी का राज भांप लिया हो। भगवान दास ने भी एक पल के लिए मसरूर निगाहों से अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर अपनी थाली की तरफ मुतवज्जा हो गया। जरूर कोई बात है, और गंगा चून की औरत है, इसलिए इस बात की तह में जरूर कोई मर्द है। ऐसा दोनों मियाँ बीवी ने उसी लम्हा सोच लिया। 8-10 रोज के बाद इस सुबह को और तकवीयत पहुंची जब एक लड़का अपनी माँ के साथ सुधा को देखने के लिए आया। उस लड़के की माँ गंगा की माँ की बचपन की सहेली थी और कैसे कैसे जतन और किस किस तरह के वास्ते देकर गंगा की माँ ने उसे शीशे में उतारा था, ये सिर्फ गंगा की माँ ही जानती थी। इसलिए जब इस मौके पर लड़के की बजाय गंगा ने शादी से इनकार कर दिया तो पहले तो माँ अचंभे में रह गई, फिर उसके दिल में वो शुबहा और मजबूत हो गई, जरूर कोई है। वो चुपके अपनी बेटी के लिए जहेज का सामान तैयार करने लगी और भगवान दास हुक्का पीते पीते उस दिन का इंतजार करने लगा जब गंगा चुपके से आकर माँ से सब बात कह देगी और बूढ़ा भगवान दास पहले तो लाल पीली आंखें निकालकर गंगा को घूरेगा, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमसे बिना बताए ही अपने लिए बरपसंद कर लिया? निकाल दूंगा घर से और चुटिया काट कर फेंक दूंगा, हमारे खानदान की नाक कटाने वाली। फिर वो गंगा की माँ के समझाने बुझाने पर खुद ही नर्म पड़ जाएगा और आखिर में हुक्का गुड़गुड़ाते हुए पूछेगा, मगर कौन है वो? और अब कोई भी हो, वो गंगा के बताते ही जल्द से जल्द उसके हाथ पीले कर देगा। 25 बरस की जवान लड़की को घर में रखना ठीक नहीं। मगर दिन गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर गए, मगर गंगा ने कुछ न बताया। उसकी माँ इंतजार करती रही, मगर वो जन्म जली कभी कुछ मुंह से न फूटी। थक हार के उसकी माँ ने फिर 2-3 बार ढूंढे, मगर गंगा ने साफ इनकार कर दिया। आखिरी बार जो उसके बाप ने ढूंढा वो एक रंधवा था जिसकी उम्र 40 के पार हो चुकी थी। इस रोज शफक के ढलते हुए सायों में गुलाबी उंगलियों वाली महकती हुई शाम में गंगा ने सूरज को बताया, वो लोग आज मेरे लिए एक बूढ़ा हलवाई ढूंढ के लाए थे। फिर सूरज ने हंसकर पूछा, मैंने साफ इनकार कर दिया। तूने इनकार क्यों कर दिया पगली? शादी कर लेती तो जिंदगी भर आराम से बैठी मिठाई खाती और तुम्हें छोड़ देती। गंगा ने प्यार भरे गुस्से से सूरज की तरफ देखकर कहा, मैंने भी तो तुमसे शादी नहीं की। सूरज ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, तो क्या हुआ? गंगा उसके गाल को अपने गाल से सहलाती हुई बोली, तुम मेरे पास तो हो, शादी से भी ज्यादा मेरे पास, हर वक्त मेरी मुट्ठी में। सूरज हंसकर बोला, हाँ ये तो सही है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मुट्ठी में हूँ, जब चाहो बुला लो। शुरू में तो तुम ऐसे न थे। गंगा सूरज की तरफ चंचल निगाहों से देखकर बोली, शुरू में तो तुम बड़ी मुश्किल से मेरे पास आया करते थे। शुरू में ऐसा प्यार भी तो न था और किसी के दिल को समझते हुए देर भी तो लगती है। सूरज ने गंगा के कानों में सरगोशी की और गंगा की आंखें शिद्दत एहसास से बंद होने लगी और थोड़ी देर के बाद उसने सूरज की तेज तेज सांसों की आंच अपने चेहरे पर महसूस की और अपनी गर्दन और रुखसार पर उसके बरसते हुए महसूस किए। कल कहाँ मिलोगे?
जहाँ तुम कहो। लवर्स लेन में? ओह, न्यू हॉल में मेला लगा है। ना बाबा, गंगा ने कानों पर हाथ रखे। सूरज खामोश हो गया। फिर गंगा खुद ही बोली, कल पिक्चर देखेंगे, नोवेल्टी सिनेमा में बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, मैं 2 टिकट खरीद रखूंगी। तुम ठीक 6:45 बजे वहाँ पहुँच जाना। टिकट मैं खरीद लूँगा। नहीं, ये पिक्चर तो मैं दिखाऊंगी, तुम कोई दूसरी दिखा देना। मैं कब मना करती हूँ, मगर भूलना नहीं, कल शाम 6:45 बजे नोवेल्टी सिनेमा के बाहर। नोवेल्टी सिनेमा के बाहर बहुत भीड़ थी। गंगा ने 2 टिकट खरीद लिए और अब वो सूरज का इंतजार कर रही थी। उसने एहतियातन आधा पाव चिलगोजे और 1 छटांग किशमिश भी ले ली। सिनेमा देखते देखते खाने का उसे शौक था। 6:45 हो गए, 7 हो गए। पिछले शो के छूटने के बाद लोग चले गए। नए लोग शो देखने के लिए आने लगे। सूरज नहीं आया।